फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 17 फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड। ये 12वीं क्लास का ये हमारे पास टॉपिक है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे जी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की पहले डेफिनेशन। The branch of physics concerned with the study of structure and properties of solid हमारे पास इज़ नोन एज सोलर स्टेट फिज़िक्स। सोलर स्टेट फिज़िक्स में हम लोग उस फिज़िक्स की ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें। उस फिज़िक्स की ब्रांच को हम लोग कहते हैं सोलर स्टेट फिज़िक्स। The properties of solids and associated phenomena are often depend on structure of solid. Properties of solid and associated phenomena are often depend on structure of solid like hardness, electrical conductivity and magnetism etc. हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड की और उसके रिलेटेड या एसोसिएटेड जो फिनोमिना होते हैं अक्सर हमारे पास डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड होती हैं उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि उसकी स्ट्रक्चर सॉलिड की कैसी है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटिज्म, ये जो प्रॉपर्टी हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के ऊपर। सोलर स्टेट फिज़िक्स हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच होती हैं जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें सॉलिड की, तो उसे हम लोग कहते हैं सोलर स्टेट फिज़िक्स। और उसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर ऑफ सॉलिड। कौन सी प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटिज्म, ये जो प्रॉपर्टी हैं ये स्ट्रक्चर के लिहाज से चेंज होती हैं, मीन्स स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन, ग्लासी, अमॉर्फस एंड पॉलीमर सॉलिड्स। Classification of solids. Solids are classified in following type. Number 1 is crystalline solids. Crystalline solids are those in which there is regular arrangement of atoms and molecules. The neighboring of every molecules are arranged in a regular pattern which is constant throughout the crystals. The order structure of crystalline solids can be studied by X-ray diffraction techniques. Examples metals, ionic compounds, ceramics, semiconductors etc. हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमारे पास वो सॉलिड होते हैं जिसमें एटम या मालिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट हो, क्या हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो एटम्स एंड मालिक्यूल्स की, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। रेगुलर अरेंजमेंट मीन्स हर एक जो एटम या मालिक्यूल्स होता है उनकी जो आपस में क्या होती हैं, अरेंज्ड क्या होते हैं, रेगुलर पैटर्न, एक ख़ास पैटर्न के साथ, मीन्स उनका जो आपस में डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, विच इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। इस तरह उसकी अरेंजमेंट होती है कि उनके आपस में जो डिस्टेंस होता है वो भी कांस्टेंट होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती हैं वो एक आर्डर होती हैं, आर्डर के साथ मैनेज होती हैं, आर्डर स्ट्रक्चर होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो जिसको हम लोग अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो हम लोग एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आती है मेटल्स में हमारे पास होते हैं कॉपर, आयरन, जिंक एट्सेट्रा। इसी तरह जो आयनिक कंपाउंड होती हैं उसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड, NaCl, खाने वाला नमक है, इसकी भी जो स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या होती हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं। क्रिस्टलाइन मीन्स इनकी जो एटम की अरेंजमेंट होती हैं वो रेगुलर होती हैं, एटम की अरेंजमेंट, एटम या मालिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ होती हैं, उनकी एक ख़ास तरतीब होती हैं। ये तो इसीलिए हम फिर इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये कौन कौन क्या इसकी एग्जांपल है, आयनिक कंपाउंड्स। सेरामिक्स में हमारे पास जिरकोनिया या जिरकोनियम ऑक्साइड एट्सेट्रा। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स के अंदर जर्मेनियम एंड
सिलिकॉन, ये इसकी एग्जांपल्स होती हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती हैं वो क्रिस्टलाइन होती हैं। क्रिस्टलाइन मतलब कि उनके दरमियान जो एटम्स और मालिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ होती हैं, ख़ास पैटर्न होता है उनका उसका। अब मोशन के बारे में, मोशन कैसी होती है। मोशन ऑफ एटम्स, मालिक्यूल्स एंड आयन्स, जो हमारे पास एटम्स होते हैं, मालिक्यूल या फिर आयन इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, जो इसकी मोशन होती हैं वो वाइब्रेटरी मोशन होती हैं, एक ख़ास पॉइंट के इर्द गिर्द इसकी मोशन क्या होती हैं, वाइब्रेटरी मोशन। मोशन कैसी होती हैं, वाइब्रेटरी, एक अपने पॉइंट के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होती हैं। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो इससे क्या होती हैं, इसकी मोशन के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा करे तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, बट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक पोजीशन रिमेन सेम। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा करने से उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ना कि उसका आपस में जो एवरेज जो डिस्टेंस है आपस में एटम या मालिक्यूल का वो चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। अब जो हमारे पास एटम्स या मालिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कैसे बंधे हुए होते हैं, तो वो एक फोर्सेस होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या करती हैं, एटम्स को, मालिक्यूल्स को और आयन को क्या करती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक ख़ास पैटर्न के साथ जोड़ती हैं। स्ट्रिक्ट लॉन्ग रेंज आर्डर मीन उनको लॉन्ग रेंज आर्डर के साथ बाइंड करके रखती हैं इनसाइड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन। जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर करते हैं ऑफ क्रिस्टल एक्सीड फॉर ए सर्टन लिमिट, जब टेम्परेचर उसका एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर के हो तो फिर क्या होता है, उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है वाइब्रेशन का। अगर टेम्परेचर एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए, व्हेन द टेम्परेचर एक्सीड फॉर ए सर्टन लिमिट देन इट स्ट्रक्चर सडनली ब्रेक, तो इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाती है, मीन्स वो मेल्ट हो जाती हैं, वो सॉलिड क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। एवरी क्रिस्टलाइन सोलर स्ट्रक्चर हैज़ ए डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, तो हर एक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसको है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब है कि वो सारा का सारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो मेल्ट हो जाएगा जब टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद अमार्फस और ग्लासी सॉलिड्स, अब द वर्ड अमार्फस मीन्स विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर। इन अमार्फस सॉलिड्स देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, so amorphous solids are more like liquids with disordered structure frozen in it. They are also known as solid liquid in frozen. Example ordinary glass। हमारे पास जो मार्फस सॉलिड होते हैं या ग्लासी सॉलिड, ग्लास शेप के जो होते हैं, इनकी विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर, इनके कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होती। जो मार्फस सॉलिड होते हैं उनकी कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होती इन मार्फस सॉलिड। इसी तरह हमारे पास जो मार्फस सॉलिड होते हैं उसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, मालिक्यूल की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। सो मार्फस सॉलिड्स आर मोर लाइक लिक्विड, इसे हम लोग कहते हैं कि ये लिक्विड की तरह है। जिस तरह हमारे पास लिक्विड के रैंडमली मूव करते हैं उनकी ख़ास तरतीब नहीं होती, इसी तरह हमारे पास जो मालिक्यूल्स होते हैं मार्फस सॉलिड के अंदर उनकी भी कोई ख़ास तरतीब नहीं होती, तो इसलिए हम लोग कहते हैं मोर लाइक लिक्विड्स विद डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, के कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता। दे आर आल्सो नोन एज सॉलिड लिक्विड, तो इसलिए हम लोग इसे सॉलिड लिक्विड कहते हैं या लिक्विड इन फ्रोज़न। इसकी एग्जांपल है जी ग्लास। क्या एग्जांपल है जी, ग्लास विच इज़ सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, अगर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये हमारे पास सॉलिड होती हैं, हैज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मालिक्यूल, इसमें जो मालिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती हैं वो भी रेगुलर नहीं होती, तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं जी ये मार्फस सॉलिड हैं। जब इसे हीट किया जाता है तो क्या होता है, ग्रेजुअली सॉफ्ट
टर्न इनटू पेस्ट लाइक स्टेट। पेस्ट जब हम इसका क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये पेस्ट लाइक स्टेट में हमें फाइनल मिलती हैं। बिफोर बिकम ए वेरी विस्कस लिक्विड, जब टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये विस्कस लिक्विड की तरह की हो जाती हैं। विस्कस लिक्विड मीन्स हाई विस्कोस लिक्विड। जब टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो अमाorphous सॉलिड को हम लोग ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। अमाorphous सॉलिड्स और ग्लासी सॉलिड्स। ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, ये क्रिस्टलाइन की है। इनके जो एज जो हमारे पास एटम्स या मालिक्यूल्स हैं, इनके आपस में जो अरेंजमेंट है, एक ख़ास रेगुलर पैटर्न के साथ ये रेंज है। लेकिन ये वाली हमारे पास जो ग्लासी सॉलिड या अमाorphous सॉलिड है, इनका कोई ख़ास पैटर्न नहीं है एटम या मालिक्यूल का आपस में। ये आपके सामने है कि किसी का पैटर्न को कुछ और तरह है, आगे पीछे है, कोई एक ख़ास पैटर्न नहीं है। तो ये इसकी डायग्राम है। तो उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है जी पॉलीमर सॉलिड्स, पॉलीमेरिक सॉलिड्स। ये हम दे आर मोर और लेस सॉलिड मटेरियल्स विद ए स्ट्रक्चर। मीन्स हमारे पास जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं, ये क्रिस्टलाइन के मुकाबले में इनका आर्डर कम होता है, लेकिन अमाorphous के मुकाबले में इनका जो अरेंजमेंट होती हैं वो बेहतर होती हैं। सॉलिड के मुकाबले में कम, लेकिन अमाorphous के मुकाबले में ज़्यादा। मीन्स इन दोनों के दरमियान में होती हैं इसकी अरेंजमेंट पॉलीमेरिक सॉलिड्स। इनकी जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है इंटरमीडिएट बिटवीन आर्डर एंड डिसऑर्डर। जो पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होती हैं एटम या मालिक्यूल्स की क्रिस्टलाइन के मुकाबले में कम होती हैं। जिस तरह क्रिस्टल की होती हैं उस तरह नहीं होती, उसके लिहाज से कम होती हैं अरेंजमेंट, इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अमाorphous के लिहाज से उससे ज़्यादा बेहतर होती हैं, उस तरह नहीं होती डिसऑर्डर। लाई इन बिटवीन आर्डर एंड डिसऑर्डर किसके, क्रिस्टलाइन एंड अमाorphous सॉलिड। दे कैन बी क्लासिफाइड एज पार्शली और पूरी पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। मीन्स क्रिस्टलाइन की तरह नहीं होते हैं, कमज़ोर क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह के होते हैं। दे फॉर्म ए लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरल ऑकरिंग सिंथेटिक मटेरियल। दे मे बी फाउंड बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। को जो हमारे पास जो पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू तैयार होते हैं। अब ये क्या है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या हो, सिंपल मालिक्यूल, छोटे छोटे मालिक्यूल्स के बॉन्ड क्या करें, आपस में कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन मालिक्यूल या 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार करें। छोटे छोटे सिंपल मालिक्यूल्स के बॉन्ड आपस में कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन मालिक्यूल या फिर 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार करे बाय सम केमिकल रिएक्शन, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, दे फॉर्म ए लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एंड सिंथेटिक मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक रबर्स। इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक मटेरियल, जिसमें हमारे पास प्लास्टिक आ गया, सिंथेटिक रबर, पॉलीमर्स, बिकॉज दे आर फाउंड बाय पॉलीमेरिक रिएक्शन इन विच लॉन्ग जेल मालिक्यूल्स और 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। लॉन्ग चेन मालिक्यूल कैसे कि छोटे छोटे मालिक्यूल्स आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन मालिक्यूल या 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार करे, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो इसी तरह इसमें भी इसने यही बताया हुआ है कि लॉन्ग चेन मालिक्यूल्स कैसे तैयार होते हैं या 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है कि छोटे छोटे मालिक्यूल मिलके एक लॉन्ग चेन मालिक्यूल या फिर 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार कर दे, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्लास्टिक में भी ऐसे ही होता है, छोटे छोटे मालिक्यूल मिलके एक लॉन्ग चेन मालिक्यूल या 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। या सिंथेटिक रबर। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है जी पॉलीमर्स कंसिस्ट होली
आर इन पार्ट ऑफ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। इसमें केमिकल कम्बिनेशन होती हैं कार्बन की ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन हो गई हमारे पास, नाइट्रोजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी हो सकते हैं। पॉलीथीन भी हमारे पास आ जाती हैं इसमें। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एंड नाइलॉन, ये भी एग्जांपल है पॉलीमर्स की। मीन्स पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ये भी तैयार होती है। इसके बाद नेचुरल जो रबर है, नेचुरल रबर इज़ कंपोज्ड इन प्योर स्टेट इंटायरली हाइड्रोकार्बन। किससे मिलकर बनती हैं? हाइड्रोकार्बन से, जिसका फार्मूला क्या होता है? C5H6N। दीज मटीरियल्स हैव रैदर लो स्पेसिफिक, इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती हैं वो लो होती हैं एज़ कम्पेयर विद इवन द लाइटेस्ट ऑफ मेटल्स एंड नेट एग्जिबिट गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। इनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो काफ़ी अच्छी होती है। अब एक दफ़ा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्रिस्टलाइन, अमारफस और पॉलीमराइजेशन में क्या फ़र्क है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास वो सॉलिड होते हैं जिसमें क्या होती हैं, एटम की रेगुलर अरेंजमेंट होती हैं, एक ख़ास पैटर्न के साथ कंबाइन हुए होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें हमारे पास मेटल्स में उसकी एग्जांपल आ जाती हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं हमारे पास, सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं उसमें, एट्सेट्रा। इसी तरह हमारे पास अमारफस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके एटम के दरमियान कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता है, कोई ख़ास रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं अमारफस सॉलिड। और उसका दूसरा नाम है जी ग्लासी सॉलिड, जिसको हम सॉलिड लिक्विड भी कहते हैं। और इस तरह तीसरी हमारे पास जो होती हैं फॉर्म, वो होती हैं पॉलीमेरिक सॉलिड। ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन के मुकाबले में तो कम होती है। मीन्स जिस तरह क्रिस्टल हमारे पास उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम का, उसके मुकाबले में इसकी अरेंजमेंट कम होती हैं। लेकिन अगर मार्फस के लिहाज से इसके कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में इसके अंदर जो एटम या मालिक्यूल होते हैं उनकी अरेंजमेंट ज़्यादा बेहतर होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं जो पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं वो लाई बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमारफस सॉलिड, ये इन दोनों के दरमियान ही होते हैं। क्रिस्टल के मुकाबले में प्रॉपर्टी कम होती हैं लेकिन अमारफस के लिहाज से ज़्यादा होती हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू तैयार होते हैं। कैसे कि छोटे छोटे मालिक्यूल्स मिलके क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन मालिक्यूल या 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इसकी एग्जांपल हमारे पास सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक्स आ गई जो सिंथेटिक मटेरियल्स में आते हैं। इसी तरह पॉलीथीन भी इसकी एग्जांपल है, पॉलीस्टाइरीन एंड नाइलॉन, ये सब क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू तैयार होते हैं। इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती हैं, गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होती हैं। ये सब था जी, आज फर्स्ट लेक्चर था हमारा। तो यहाँ तक अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।